ये ना माने कि प्यार में कड़ी मेहनत बस किसी अच्छे पार्टनर को ढूंढना है, उसके बाद सब कुछ आसान है। अक्सर फिल्में प्यार को इस तरह से दिखाती हैं जिसमें कपल शादी के लिए पहले सोसाइटी घरवालों और विलन से लड़ते हैं। एक बार जब हम किसी चीज के लिए कमिटेड हो जाते हैं तो हमारा दिमाग हमें ये लॉजिक देने में हेल्प करता है कि यह सही ऑप्शन क्यों था। फिजिकल अट्रैक्शन लंबे टाइम तक नहीं बना रहता। रिलेशन की शुरुआत करने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप उस इंसान के हैबिट्स, थिंकिंग और बिहेवियर से प्यार करते हैं या सिर्फ भारी लुक से जो एक टाइम के बाद ढलने लगेगा। साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर जॉन कॉटमैन ने पाया कि सभी रिलेशन में 69 पर प्रॉब्लम्स परमानेंट होती हैं। इनमें काम, फैमिली एम्बिशन, पैसा और सेक्सुअल मुद्दों पर अलग अलग राय होती है। प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट शेरी तुरक ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो मेज पर फोन रखने के दो नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम लिली था और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम थन था। वह 1 साल से साथ में थे और लिली शादी के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वह श्योर नहीं थी कि थन उसके लिए सही इंसान है या नहीं। एक दिन लिली थन के घर गई। उसने देखा कि उसकी किचन बहुत गंदी है। सिंक में गंदी प्लेट्स थीं, काउंटर पे पॉट्स और पैंस थे और फ्लोर पे खाने के क्रम थे। लिली एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लड़की थी और वह गंदा किचन देकर इरिटेट हो गई। उसने थन से पूछा कि क्या वह किचन साफ करने में हेल्प करेगा, लेकिन थन ने बस इतना कहा कि वह इसे बाद में कर लेगा। आखिर में लिली ने खुद किचन साफ किया। कुछ हफ्तों बाद लिली और थन छुट्टियों पर गए। लिली को थन के साथ टाइम स्पेंड करना और रिलैक्स करना बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसके कुछ बुरे हैबिट्स हैं। वो अपने कपड़े फ्लोर पर छोड़ देता है, टॉयलेट फ्लश करना भूल जाता है और अपनी गंदी प्लेट सिंक में छोड़ देता है। लिली ने थन से उसके हैबिट्स के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बातें नहीं सुनी। उसने कहा कि वह जैसा है वैसा ही है और उसको यह सब एक्सेप्ट करना चाहिए। लिली को रियलाइज होने लगा कि थन के हैबिट्स डिसरेटर उसको उसकी फीलिंग की कोई कदर नहीं थी। लिली ने यह भी रियलाइज किया कि वो उसकी मैसने इसके साथ नहीं रह सकती। लिली ने थन के साथ अपना रिलेशनशिप एंड करने का फैसला किया। उसको रियलाइज हुआ कि वो शादी के लिए सही इंसान नहीं है। उसको किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो ऑर्गेनाइज, रिस्पेक्टफुल और कंसिडरेट हो। हम सभी की भी अपने पार्टनर से यही डिमांड्स रहती हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। और इसीलिए आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो इससे जुड़े हमारे सभी सवालों के जवाब देने वाली है। आज हम हाउ नॉट टू डाई अलोन बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे रिलेशनशिप और डेटिंग एक्सपर्ट लगान उरी ने लिखा है। यह बुक मॉडर्न डेटिंग के लिए गाइड प्रोवाइड करती है। इसमें डेटिंग ना कर पाने वाली आपकी बुरी हैबिट्स को दूर करने और अपने मनपसंद पार्टनर के साथ रिलेशन को बनाने में हेल्प मिलेगी। वीडियो के एंड तक आप इस सवाल, क्या मैं डेट के लिए तैयार हूं, इससे क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए, यहां तक का सफर डिसाइड कर लेंगे। बुक को आसानी से समझाने के लिए हमने इसके इंपॉर्टेंट लेसन्स को 6 चैप्टर में एक एक करके एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप हमारे उस मिशन का हिस्सा बन पाए जहां हमारा गोल किताबों के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलना है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 डेटिंग टेंडेंसीज जानेंगे। 3 डेटिंग टेंडेंसीज के बारे में। क्या आपने भी अपने चारों तरफ देखकर यह सोचा है, यार मुझे छोड़कर सभी को प्यार मिल रहा है, मेरी लाइफ का यह एक हिस्सा अभी तक खाली क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर सिंगल लोग इस तरह से बिहेव करते हैं जो उन्हें प्यार पाने से रोकता है। हमने इन हैबिट्स के ग्रुप को 3 कैटेगरी में बांटा है। हर सिंगल इंसान इनमें से एक नई कैटेगरी में आता है। इसमें कुछ सवाल हैं। इन सवालों से आपके डेटिंग टेंडेंसी या हैबिट्स का पता चलेगा। इससे यह पहचानने में हेल्प मिलेगी कि कौन सी चीज आपको रोक रही है, ताकि आप अपनी बुरी हैबिट्स को छोड़ और नई हैबिट्स डेवलप करके अच्छे रिलेशनशिप में आ सके। आपकी टेंडेंसी रिलेशनशिप के हर स्टेप में आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए प्यार पाने की जर्नी के पहले स्टेप में अपनी टेंडेंसी को जानना जरूरी है। रोमांटिसाइज, मैक्सिमाइजर, हेसिटेशन,
अब आने वाली हर स्टेटमेंट को पढ़ें और देखें कि ये आपको कितना डिस्क्राइब करती है, और उस नंबर को हाईलाइट करें जो आपके आंसर से मैच करती हो। जिस आंसर को आप जितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं उसे उतने ज्यादा नंबर दें, जैसे सबसे कम के लिए 1, उससे ज्यादा के लिए 2 और सबसे ज्यादा के लिए 3, और सभी नंबर को जोड़ें। वीडियो को पॉज करें और फटाफट से एक पेन और डायरी ले लें और इन स्टेटमेंट को ध्यान से सुनें। जब मैं किसी से पहली बार मिलता हूं और मुझे अंदर से खुशी महसूस नहीं होती, तो अगली बार मैं उसके साथ नहीं जाता। जब मैं किसी के साथ डेट पर जाता हूं, तो अपने आप से पूछता हूं कि क्या यह इंसान मेरे स्टैंडर्ड से मैच खाता है। जब मैं डेट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तभी किसी के साथ डेट करूंगा। जैसे अपना वेट कम करने के बाद या फिर फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद, मैं चाहता हूं कि मैं अपने पार्टनर से पहली बार रोमांटिक तरह से मिलूं। मैं कुछ भी जरूरी चीज खरीदने से पहले रिव्यू जरूर देखता हूं। मेरे पास अभी किसी को डेट करने का टाइम नहीं है। मुझे भरोसा है कि दुनिया में मेरे लिए कोई इंसान है जो परफेक्ट है, बस मैं अभी तक उससे मिला नहीं हूं। जब भी कोई जरूरी डिसीजन लेना होता है, तो सिर्फ एक चीज को देखकर डिसीजन लेने की बजाय मैं थोड़ा पीछे हटता हूं और उस तरह के दूसरे ऑप्शंस भी देखता हूं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि मुझे अच्छी तरह से डेटिंग करने के लिए और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। मुझे ऑनलाइन ऐप अनरोमांटिक लगती है क्योंकि मैं अपने पार्टनर से नेचुरली मिलना पसंद करता हूं। मुझे अपने ऊपर प्राउड है कि मैं आज तक रिलेशनशिप में नहीं आया। मैं बहुत कम ही डेट पर जाता हूं। मुझे नहीं लगता कि प्यार में एक दूसरे के लिए स्पार्क के लिए ज्यादा टाइम बिताना जरूरी है। अगर ये शुरुआत में होता है तो ये आगे भी होता रहेगा, वरना नहीं होगा। अगर मुझे अपने लिए सबसे अच्छा पार्टनर चाहिए, तो सबसे पहले मुझे खुद सबसे अच्छा पार्टनर बनना होगा। प्यार एक गॉड फीलिंग है। मैं इसे तभी फील कर सकता हूं जब मैं करूंगा। मैं अभी अपने करियर पर ध्यान दे रहा हूं, डेटिंग के लिए बाद में सोचूंगा। मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पिकी हूं। मुझे पता चल जाएगा कि मैं सही इंसान से मिल चुका हूं, क्योंकि मैं उनके बारे में पूरी तरह से शेयर महसूस करूंगा। अब इस कैलकुलेशन को ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन 1 से शुरू करते हुए हर तीसरे क्वेश्चन के नंबर को जोड़ते हुए, जैसे 1, 4, 7, 10, 13, 16, इन क्वेश्चन के आंसर का टोटल सबसे ज्यादा है, तो आप एक रोमांटिसाइजर हैं। क्वेश्चन 2 से शुरू करते हुए हर तीसरे क्वेश्चन के नंबर को जोड़ते हुए, जैसे 2, 5, 8, 11, 14 या 17, इनके क्वेश्चन के आंसर का टोटल सबसे ज्यादा है, तो आप एक मैक्सिमाइजर हैं। क्वेश्चन 3 से शुरू करते हुए हर तीसरे क्वेश्चन के नंबर को जोड़ते हुए, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अगर इन क्वेश्चन के आंसर का टोटल सबसे ज्यादा है, तो आप एक हेसिटेशन हैं। आपने जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर किया है वो आपकी डेटिंग टेंडेंसी है। अगर आप एक रोमांटिसाइजर हैं, तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं जो आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो। आप मानते हैं कि आप अब तक इसलिए अकेले हैं क्योंकि अभी तक सही इंसान से नहीं मिले हैं। आपका प्यार को लेकर आइडियल बिलीव ये है कि यह जब होना होगा तब अपने आप हो जाएगा। अगर आप मैक्सिमाइजर हैं, तो आपको रिसर्च करना और अपने सभी ऑप्शंस को ढूंढना पसंद है, और आप हर इंसान को तब तक पकते हैं जब तक कि आप पूरी तरह से श्योर ना हो जाएं कि सबसे अच्छा ऑप्शन मिल गया है। आप प्यार करने के बारे में बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, और पार्टनर हो या लाइफ की कोई भी जरूरी चीज, उसे चुनने से पहले हर चीज के बारे में 100% श्योर होना चाहते हैं। आपका प्यार को लेकर यह मानना है कि समझौता नहीं करना है। अगर आप हेसिटेशन हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आप डेटिंग के लिए तैयार हैं। आपको लगता है आप अभी तक वैसा नहीं बन पाए हैं जो बनना चाहते हैं। आप अपने आप को एक हाई स्टैंडर्ड पर रखते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप पूरी तरह से तैयार फील करना चाहते हैं। यही बात डेटिंग पर भी अप्लाई होती है। आपका बेसिक विश्वास यह है कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं उस काबिल न बन जाऊं। अगर आप रोमांटिसाइज हैं, ओवरकम रोमांटिसाइजर टेंडेंसी, तो आप जानते हैं कि रोमांटिसाइज टेंडेंसी से कैसे ओवरकम किया जाए। परफेक्ट लाइफ पार्टनर की सोच को छोड़ें। ऐसे लोग ये मानते हैं कि वह जैसा पार्टनर इमेजिन करते हैं, रियल में वह वैसा ही होना चाहिए। ऐसा ज्यादातर मूवी, कार्टून या सीरियल देखकर होता है। हमारे मन में एक तरह के लड़के या लड़की की इमेज बैठ जाती है, और यह टीवी में अपनी पार्टनर के साथ अच्छे से रहते हैं, और आप सोचते हैं कि मेरे पार्टनर को भी इसी तरह से रहना चाहिए।
ये टेंडेंसी न सिर्फ सीधी आपके पार्टनर को परेशान करती है, बल्कि आप भी उनकी पॉजिटिव चीजें नहीं देख पाते। लेकिन रियलिटी अक्सर इससे अलग होती है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसके बारे में सोचें कि पिछली बार आपने किसी को कब निराश किया था। आप अपनी कमियों को देखना नहीं चाहेंगे, तो फिर दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद क्यों करें? अब इस सच्चाई को मानने का टाइम आ गया है कि हम सभी सिर्फ एक अच्छी या बुरी हैबिट से नहीं बने हैं, बल्कि एक पैकेज की तरह है जिनमें ये दोनों शामिल है, जिसमें कई चीज आपकी उम्मीद से अलग भी हो सकती है। हो सकता है कि वो इंसान आपकी उम्मीद से छोटा, लंबा, पतला, काला या स्मार्ट हो। उस इंसान की अच्छाइयों पर ध्यान देने की बजाय कमियों पर ध्यान देने से वो इम्परफेक्ट लगने लगता है। इसलिए परफेक्शन की उम्मीद ना करें। यह ना माने कि प्यार में कड़ी मेहनत, बस किसी अच्छे पार्टनर को ढूंढना है, उसके बाद सब कुछ आसान है। अक्सर फिल्में प्यार को इस तरह से दिखाती हैं जिसमें कपल शादी के लिए पहले सोसाइटी, घर वालों और विलन से लड़ते हैं। लेकिन एक बार जब वह विलन पर जीत पा लेते हैं और एंड में एक साथ होने के बाद उनकी लाइफ में चैलेंज खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वह हमेशा खुश रहते हैं। इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। कोई भी रिलेशन हमेशा आसान नहीं होता। यहां तक कि सबसे खुशहाल कपल को भी शादी के बाद रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए एफर्ट्स की जरूरत होती है। अक्सर असली चैलेंजेबल हिस्सा वो डेली के काम है जो आप एक अच्छे रिलेशन को डल करने और बनाए रखने के लिए करते हैं। इन बातों पर भी ध्यान दें कि हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद यह याद रखें कि लाइफ में आने वाली सभी लॉजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल और स्पिरिचुअल चैलेंज के दौरान आप एक दूसरे का साथ कैसे देंगे, और 30 साल और 2 बच्चों के बाद अपने पार्टनर को दिन के एंड में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड होंगे। यह माइंडसेट छोड़ने की प्यार आपको खुद ढूंढ लेगा। ऑथर एक कार्टून के बारे में बताते हैं जिसमें एक लड़का बाजार में टमाटर लेने गया। तभी उसी दुकान पर टमाटर लेती हुई एक लड़की मिली और दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया। अगर अगर आप भी सोचते हैं कि ऐसा आपके साथ भी होगा, आप ठीक उसी टाइम पर उस अच्छे दिखने वाले टमाटर को उठाएंगे जब आपके साथ वाली सुंदर अजनबी लड़की उसे लेने जा रही होगी। दोनों की आंखें मिलेंगी। वो आपको बताएगी कि उसकी दादी की पसंद की सब्जी बनाने के लिए उसको टमाटर की जरूरत है, और आप टमाटर उसे ले जाने के लिए कहेंगे। फिर वो आपसे पूछें कि क्या आपको थैंक यू कहने के लिए हम एक कॉफी शॉप में चलें। फिर दोनों की बातें शुरू हो जाएंगी और 11 महीने की एक लंबी डेटिंग के बाद आपकी दूसरे शहर में जॉब लग जाएगी। वो एयरपोर्ट पर आपके पास आएंगी और कहेंगी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। रियल लाइफ में बिना पहला एफर्ट किए ऐसा शायद कभी नहीं होने वाला है। हालांकि ऐसे लोग हमें अपनी डेली लाइफ की पार्टी, वर्क प्लेस या किसी सेमिनार में हर टाइम मिलते रहते हैं, लेकिन वहां हम अपने काम में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि अक्सर ध्यान नहीं जाता। इसलिए इस मेंटालिटी को छोड़ें कि बैठे रहने से प्यार अपने आप मिल जाएगा। प्यार को ढूंढने से लेकर उसे बनाए रखने तक काम करना पड़ता है। पार्टी या ऑफिस में अच्छे पार्टनर की तलाश के लिए आपको उन्हें ढूंढने के लिए कोशिश करनी होगी। अगर आप ओवरकम मैक्सिमाइजर टेंडेंसी मैक्सिमाइजर हैं, तो अब जानते हैं कि मैक्सिमाइजर टेंडेंसी को कैसे ओवरकम करना है। मैक्सिमाइजर लोग डिसीजन लेने से पहले हर चीज को पक्का करना चाहते हैं। जब डेटिंग की बात आती है तो यह थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप अपने शहर के हर उस लड़के या लड़की से नहीं मिल सकते जो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। तो पूरी दुनिया की तो बात छोड़ ही दीजिए। अगर शादी करने या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रहना चाहते हैं, तो आपको अपने पास मौजूद इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजन लेना होगा। अगर आप मैक्सिमाइजर हैं, तो यह आइडिया आपको परेशान कर सकता है कि अगर आप जो ऑप्शन चुन रहे हैं उससे खुश नहीं रहे तो क्या होगा। तो इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है हमारे पास। हमें खुश करने के लिए हमारी तरफ से काम करने वाला एक पावरफुल टूल है। हमारा दिमाग एक बार जब हम किसी चीज के लिए कमिटेड हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग हमें ये लॉजिक देने में हेल्प करता है कि यह सही ऑप्शन क्यों था। इमेजिन कीजिए कि आपने एक महंगा कोट खरीदा है जिसे आप 30 दिनों के अंदर कभी भी रिटर्न कर सकते हैं। आप इसे घर ले जाने के बाद इसके फायदे और नुकसान के बारे में कई बार सोचेंगे और आपका वापस करने का मन भी कर सकता है। लेकिन जब आप उसे पहनते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे पहनना ही पसंद करने लगते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि अब आपको इसे वापस करने की बजाय पहनने में ज्यादा फायदा नजर आता है। आप इस कमियों के बारे में चिंता भी नहीं करते हैं और एक समझदार इंसान की तरह आप उसे अपना लेते हैं। ये डेटिंग के लिए भी काम करता है। जब आप किसी के लिए कमिटेड होते हैं तो आपका दिमाग आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करेगा कि ये एक अच्छा डिसीजन था। अपने रिलेशन से सेटिस्फाइड लोग इस बात को समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। सेक्रेटरी प्रॉब्लम की तरह इसे हैंडल करें। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी कंपनी के लिए एक सेक्रेटरी को हायर कर रहे हैं। इसके लिए ऐसे अनडॉट पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनका आपको एक एक करके इंटरव्यू लेना होगा। हर इंटरव्यू के बाद आप डिसाइड करते हैं कि उस इंसान को काम पर रखना है या सबसे अच्छे कैंडिडेट को ढूंढते रहना है। अगर आप किसी को रिजेक्ट करते हैं तो वह चला जाएगा। आप बाद में अपना मन बदल कर उसे जॉब पर नहीं रख सकते। ऐसे में आपको यह सोचना है कि सबसे अच्छा कैंडिडेट चुनने की आपकी पॉसिबिलिटीज को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, ताकि आप इस प्रोसेस में बहुत जल्दी डिसीजन ना लें, क्योंकि एंड में उन सब में से सबसे अच्छा कैंडिडेट भी मिल सकता है। लेकिन आप बिना चुने सभी से अच्छा होने की उम्मीद लगाकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि क्या होगा अगर लास्ट के ऑप्शन बहुत अच्छे नहीं निकले। इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकालने के लिए 37 पर कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के बाद रुक जाएं और इस पहले ग्रुप में से सबसे अच्छे कैंडिडेट की पहचान करें। अब आपके पास एक यूजफुल बेंचमार्क है कि अगर इससे अच्छा कैंडिडेट आगे मिलता है तो उसे मौका देंगे या फिर पहले ग्रुप के उस कैंडिडेट को हायर करेंगे। ये तरीका डेटिंग पर भी अप्लाई करें। सेक्रेटरी प्रॉब्लम में आप जानते हैं कि 100 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। डेटिंग में आपको पता नहीं होता कि कितने पोटेंशियल लोग हैं, इसलिए मैं आप कितने लोगों को डेट कर सकते हैं इसके बारे में सोचने की बजाय इस बारे में सोच कि आप कितने टाइम तक एक्टिवली एक पार्टनर को ढूंढेंगे, उस टाइम पीरियड में 37 पर का रूल अप्लाई करें। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अब तक जिस पोटेंशियल पार्टनर से आप मिले हैं उसका बेंचमार्क और आप अगले कितने टाइम तक डेट करना चाहते हैं। मान ले कि आप अगले 6 महीने तक एक लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, तो अपने पिछले रिलेशनशिप के बेस पर एक बेंचमार्क सेट कर लें कि उससे अच्छा मिलेगा तो ठीक है, या फिर पिछले वाले के साथ ही आप आगे रिलेशंस को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप एजिटेटर हैं तो ओवरकम हेजिटेशन टेंडेंसी को किस तरह से ओवरकम करते हैं। अब ये जानते हैं, अगर आप एजिटेटर हैं तो आपकी इंटेंशन डेटिंग शुरू करना है, लेकिन आप डेट करने की चाहत और असलियत में डेट करने के बीच के गैप में फंसे हुए हैं। रियल डेट शुरू करने में आपकी हेल्प के लिए आपको इन स्टेप्स को अपनाना चाहिए। एक डेडलाइन सेट करें। हमें एक्शन लेने में मोटिवेट करने के लिए डेडलाइन सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। छोटी डेडलाइन ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है। इमेजिन कीजिए कि आपको अपने बैंक से एक ईमेल मिलता है जिसमें आपसे अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा जाता है। वो कोई डेडलाइन नहीं देता आपके ऐसा करने की कितनी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आप इसे बदलने की इंटेंशन रखते हो, लेकिन क्योंकि ऐसा लगता है कि आप इसे कभी भी कर सकते हैं, इसलिए एक्शन लेने से पहले आप शायद इसे भूल जाएंगे। अब इमेजिन करें कि आपका बैंक आपको ईमेल करता है और कहता है कि दिन के एंड तक आप अपना पासवर्ड बदल लें। इस केस में आपके पास एक छोटी और सॉलिड डेडलाइन है। आप या तो इमीडिएट अपना पासवर्ड बदल लेंगे या इसे करने के लिए एक टाइम डिसाइड कर लेंगे। इस तरह डेडलाइन के साथ आपके एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डेटिंग में भी यही तरीका काम करता है। अपनी डेडलाइन डिसाइड करें कि आप कब डेटिंग शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए अभी से कम 3 हफ्ते का टाइम डिसाइड करें। कितने टाइम में आप डेटिंग शुरू कर ही देंगे। अब तैयारी करें। एक बार जब आप डेडलाइन डिसाइड कर लें तो डेटिंग से पहले का काम शुरू कर दें, जैसे डेटिंग एप्स डाउनलोड करें, कुछ अच्छी डेटिंग ड्रेस इकट्ठा करें, ध्यान से सुनना और दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना सीखें। अगली बार जब आप किसी दोस्त के साथ डिनर कर रहे हो तो ध्यान दें आप कैसे आ रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं और सामने वाले से बात करते टाइम उसे कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। वह आपसे बात करने में कितने एक्साइटेड लग रहे हैं। अगर आपके पास क्लासी फोटो नहीं है तो अपनी कुछ अट्रैक्टिव फोटोज लें। इसके अलावा आपको डेटिंग करने से कौन सा डर रोक रहा है, इसे पहचानें और दूर करें। इसके लिए आप ट्रेनर की हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन थेरेपी के लिए जाना डेटिंग शुरू ना करने का कोई बहाना नहीं है। यह कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है।
ये उम्मीद ना करें कि यह आपको कुछ ही हफ्तों में खुद के सबसे बेस्ट वर्जन में बदल देगा, जिसके बाद आप डेट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। यह लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। आप डेटिंग पर अपना बेस दें और साथ साथ खुद के बेहतर वर्जन बनने पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब बारी है दूसरों को बताने की। अगर आप पब्लिकली दूसरों के सामने अपने गोल्स को बताते हैं, तो उन पर ध्यान बनाए रखने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट केविन मैकॉल ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक रिसर्च किया। उन्होंने उन स्टूडेंट्स को लिया जिनका कुछ ही महीनों में एग्जाम होने वाला था और उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। स्टूडेंट के एक ग्रुप से अपने टारगेट टेस्ट कोर्स यानी कि जितना स्कोर वो एग्जाम में करना चाहते थे उसको अपने ग्रुप के साथ शेयर करने के लिए कहा, और स्टूडेंट के एक अलग ग्रुप को अपने गोल को पर्सनल रखने के लिए कहा। उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने दूसरों के साथ गोल शेयर किया था, उन्होंने गोल के लिए ज्यादा कमिटेड महसूस किया, एग्जाम के लिए पढ़ाई करने में ज्यादा टाइम बिताया और उनके गोल तक पहुंचने और अपना सेट किया हुआ गोल स्कोर हासिल करने की पॉसिबिलिटी ट्वीट पर ज्यादा थी। अपने 2 या 3 करीबी दोस्तों या फैमिली मेंबर्स को बताएं कि आप डेटिंग शुरू करने जा रहे हैं। अपनी डेडलाइन उनके साथ शेयर करें। एक बार ये पब्लिकली बताने के बाद आप काम करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपकी रेपुटेशन और डिग्निटी दांव पर लगी है। इसका एक बोनस फायदा यह है कि अपनी डेटिंग गोल्स को अपने ग्रुप के साथ शेयर करने से उनमें से इंटरेस्टेड लोगों के लिए आपके साथ डेट करने का रास्ता खुल जाता है। हो सकता है उनमें से कोई दिल्ली दिल में आपको चाहता हो। आपके बोलने से वह अपने दिल की बात आपको बता सकता है। अब छोटे से शुरुआत करें। एक बार में ही रोज रोज डेटिंग करने की कोशिश ना करें। यह थका देने वाला और बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि लाइफ में और भी जरूरी काम होते हैं। शुरुआत छोटे से करें, लेकिन जो भी प्लानिंग करें उसे रियल में जरूर करें। साइकोलॉजिस्ट एडविन लोके और गैरी लेथम ने पाया कि स्पेसिफिक गोल बनाने से न सिर्फ आपको अपने गो को हासिल करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, बल्कि डिसाइड किए हुए गोल से ज्यादा पाने की मोटिवेशन भी मिलती है, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है। नॉर्मली हफ्ते में एक बार डेट पर जाने का फैसला करें। इससे अगर वो डेट अच्छी हुई तो अगले वीकेंड पर मिलने का मौका मिल जाएगा। अगर अच्छी नहीं हुई तो दूसरी डेट के लिए टाइम मिल जाएगा। अब आपको अपने लिए काइंड बनना है। हो सकता है पहली डेट सक्सेसफुल ना हो, ऐसे में आप इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। जब कोई डेट आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो तो अपने आप से उसी तरह से बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। इमेजिन कीजिए कि उस दोस्त ने आपको फोन किया और कहा, यार आज मैं डेट पर गया था, लेकिन आज भी कोई बात नहीं बनी। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। इस केस में आप कैसे रिस्पांस देंगे? आप बिल्कुल भी नेगेटिव बातें तो नहीं करेंगे। आप इनकरेज करने वाली बात करने की कोशिश करेंगे कि चल यार कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक डेट थी। हो सकता है कि वहां ऊपर वाले ने तेरे लिए कुछ अच्छा ना लिखा हो। मुझे यकीन है कि तूने वहां से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अब अगली डेट पर ध्यान दें। इस तरह खुद अपनी चेयर लीडर बने। अपने साथ उस काइंड टोन का इस्तेमाल करें। अपने आप को अपने फ्यूचर सेल्फ बनने पर ध्यान देने की बजाय खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे आप अभी हैं, और डेटिंग शुरू करें। आज से शुरू करें। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अपनी एजिटेटेड टेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए इस चेकलिस्ट को हर 3 दिन में एक बार देखते रहे और हां या ना में जवाब दें। कोशिश करें कि हर बार आपका जवाब हां हो। मैं इस तारीख को ऑनेस्टी से डेटिंग शुरू करूंगा। मैंने कम से कम एक डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया है। मेरे पास कम से कम 5 अट्रैक्टिव फोटो हैं जिन्हें मैं अपनी प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे पास 2 ड्रेसेस हैं जिन्हें मैं डेट पर पहन सकता हूं। मैंने कम से कम 2 दोस्तों को बताया है कि मैं डेटिंग शुरू कर रहा हूं। मैंने मिरर के सामने खड़े होकर कहा, मैं प्यार की तलाश में हूं। मैं डेटर हूं। मैं खुद को डेटर मानता हूं। मैं हर हफ्ते कम से कम एक डेट पर जाने के लिए कमिटेड हूं। जिस तरह मैं एक छोटे बच्चे या अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करता हूं, उसी तरह अपने आप से काइंडली बात करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर मैं किसी मुश्किल से टकराता हूं और अपना फ्लो खो देता हूं, तो मैं हेसिटेशन करने वाले तरीकों में शामिल होने की बजाय फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हूं। अब हमें उस पर फोकस करना है जो सच में रिलेशनशिप के फोकस ऑन व्हाट मैटर्स लिए मैटर करता है। इसमें आप जानेंगे कि रियल में एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरी है।
क्या चीजें कम मैटर करती हैं? पैसा पैसा मायने रखता है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक अपने फ्यूचर के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए इस बारे में सोचना ठीक है। लेकिन बाकी सब चीजों से ऊपर पैसों को प्रायोरिटी ना दें। गुड लुक्स बुजुर्गों की कहावत है, अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छी सीरत को देखो। फिजिकल अट्रैक्शन लंबे टाइम तक नहीं बना रहता। रिलेशन की शुरुआत करने से पहले इस बात पर ध्यान दें कि आप उस इंसान के हैबिट्स, थिंकिंग और बिहेवियर से प्यार करते हैं या सिर्फ भारी लुक से, जो एक टाइम के बाद ढलने लगेगा। अगर आपको कैरेक्टर से प्यार है तो ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। आपके जैसी पर्सनैलिटी अपने पार्टनर से यह उम्मीद करना कि वह भी आपकी तरह हो, यह मैच्योर पार्टनर की निशानी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वह इंसान आपके जैसे सोचता हो, इसलिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जो आपकी पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करता हो और अपनी पर्सनैलिटी में रहता हो। एक जैसी हॉबीज वाले किसी पार्टनर को ढूंढने की चिंता ना करें। दोनों की हॉबीज को मिलकर एंजॉय करें। इससे दोनों को अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करने और जीने का मौका मिलेगा। अब कुछ चीजें जो सच में एक मजबूत और खुशहाल रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड काइंड। आप इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि वो इंसान कितना काइंड है, इस बात पर ध्यान दें कि वो उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करता है जिनसे उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे क्या वह वेटर के साथ अच्छे से पेश आता है, क्या वह मेट्रो में बुजुर्ग या जरूरतमंद लोगों के लिए अपनी सीट छोड़ देता है, क्या वह नई टीम मेंबर के साथ अच्छे से पेश आता है और उसे जरूरी चीजें सिखाता है, क्या वह अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ प्यार से बिहेव करता है। इसके अलावा उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी का अंदाजा लगाने के लिए यह देखें कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर कैसे रिस्पांस देते हैं, क्या वह घबरा जाते हैं या शांत रहते हैं। इमोशनली स्टेबल लोग मुश्किल टाइम में हताश होने के बजाय सोच समझकर रिस्पांस देते हैं। लॉयल्टी, वफादारी का अंदाजा लगाने के लिए ये देखें कि उनकी लाइफ में दोस्तों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, खासकर पुराने दोस्तों के साथ। देखें कि पिछले सालों में उन्होंने कितनी पुरानी दोस्ती अपने साथ रखी है। जब वो उदास हो गए, क्या उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ दिया, या वो दोनों अब भी घूमने या मूवी देखने के लिए मिलते रहते हैं। क्या उसके पास्ट के लोग हेल्प और सपोर्ट के लिए उस पर भरोसा करते हैं। बेशक इस रूल के एक्सेप्शन है, लेकिन आम तौर पर पुरानी दोस्ती वफादारी का साइन होती है। ग्रोथ माइंडसेट। आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को इस बात पर ध्यान देकर पहचान सकते हैं कि वो इन सिचुएशन में खुद को कैसे संभालते हैं, जो आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी को बाहर लाए। एक खुशहाल रिलेशन के लिए यह जरूरी है कि जब आप दोनों एक साथ आते हो तो दोनों को बेहतर बनने का मौका मिले। यह नोटिस करें वो इंसान आप में किस इस तरह की फीलिंग लाता है। क्या उनकी काइंड आपको स्ट्रेस फ्री महसूस करवाती है और आपकी परवाह करती है, या उनकी चिंता आपकी चिंता को बढ़ा देती है। आपको ये समझना चाहिए कि आप में वो कौन सी क्वालिटीज हैं, क्योंकि जब भी आप उनके साथ होंगे तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें कि जब आप उस इंसान के आसपास होते हैं तो उसके साथ टाइम बिताने के ठीक बाद आप कैसा महसूस करते हैं। एनर्जेटिक, थका हुआ, बोरिंग, सेल्फ डाउट, खुश कुछ करने के लिए, मोटिवेटेड, समझदार या बेवकूफ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे पार्टनर को चुनें जो आपका बेस्ट वर्जन सामने लाए। अच्छी तरह से लड़ने की स्किल। झगड़े मजेदार नहीं होते, लेकिन बिना झगड़े के कोई रिलेशन शायद ही होता हो। झगड़े छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट से लेकर चीखने चिल्लाने तक किसी भी तरह के हो सकते हैं। याद रखें, झगड़े दोनों के बीच नाराजगी पैदा करने की बजाय सामने आने वाली चीजों से डील करने का एक मौका है। मेरे एक दोस्त को इस बात पर प्राउड था कि वह अपनी वाइफ से नहीं लड़ेगा, लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, 3 साल बाद दोनों के बीच कई चीजों को लेकर डिसएग्रीमेंट होना शुरू हो गए। वो उन चीजों को लेकर खुलकर बात करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसका मानना था कि लड़ाई से बचना एक हेल्दी रिलेशन की निशानी है, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। अब क्योंकि उसकी वाइफ को पता नहीं था कि वह ऐसा क्या कर रही थी जो हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए वह वही काम कंटिन्यू करती रही। और इधर यह भाई साहब भी ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को लेकर परेशान रहते थे। टाइम के साथ वो उसके लिए और भी ज्यादा गुस्सा होता गया। उसने अपनी वाइफ के साथ घर में ज्यादा टाइम बिताना बंद कर दिया और अब अपना ज्यादातर टाइम काम पर अपने ऑफिस में बिताना शुरू कर दिया।
आखिरकार जब जब उन्होंने इस मुद्दे पर बात की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके बीच बहुत ज्यादा दूरी और नाराजगी बढ़ गई थी और उन्होंने अपने 5 साल के रिलेशन को खत्म करने का फैसला किया। अच्छी तरह से लड़ने का पहला स्टेप यह समझना है कि रिलेशन में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक करने वाली प्रॉब्लम्स और परमानेंट प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर जॉन कॉटमैन ने पाया कि सभी रिलेशन में 69 पर प्रॉब्लम्स परमानेंट होती हैं। परमानेंट प्रॉब्लम्स में वो कंडीशन शामिल हैं जिसमें दोनों के थॉट्स पूरी तरह से अलग होते हैं। इनमें काम, फैमिली, एम्बिशन, पैसा और सेक्सुअल मुद्दों पर अलग अलग राय होती है। जैसे इमेजिन करें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर जगह 5 या 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं और आपके पार्टनर एक ऐसी फैमिली में बड़े हुए हैं जहां टाइम से 5 या 10 मिनट पहले पहुंचने पर जोर दिया जाता था। ऐसे में जब भी वह अपनी जगह सही होते हुए आपको टाइम से आने जाने को लेकर कुछ कहेंगे तो आपस में बहस हो सकती है। आप इस डिफरेंस को मैनेज करने के लिए इस तरह का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, जैसे अलग अलग होकर अपने टाइम से उस जगह पर जाना। लेकिन क्योंकि आप दोनों पार्टनर हैं, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है। गोल एक दूसरे को बदल या किसी समझौते पर आने के लिए राजी करना नहीं है, बल्कि इस डिफरेंस के साथ जीने का एक प्रोडक्टिव तरीका अपनाएं। जैसा कि रिलेशनशिप एडवाइजर डैन विले कहते हैं, लाइफ पार्टनर चुनते टाइम आप अनसुलझी प्रॉब्लम्स का एक ग्रुप चुनते हैं। इसलिए अपना गोल ऐसा पार्टनर ढूंढना ना बनाएं जिसके साथ आप लड़ते नहीं हैं। ऐसा पार्टनर चुनें जिसके साथ आप अच्छी तरह से लड़ते हो और जिससे आपको ये चिंता ना हो कि लड़ाई से रिलेशन खत्म हो जाएगा। अच्छी तरह से लड़ने का दूसरा पहलू डिसएग्रीमेंट से बाहर आकर दोनों के एग्रीमेंट वाला एक तरीका अपनाना है। इसके लिए जिस चीज पर दोनों एग्री नहीं हो पा रहे हैं उसे मजाक बना दें और अगली बार कैजुअली लें। आपको फील होता है कि आपके पार्टनर सही हैं और उस तरीके को अपनाकर लड़ाई खत्म करें, या फिर एंड में ऐसा रास्ता ढूंढे जिस पर दोनों एग्री और खुशरम। आपके साथ हार्ड डिसीजन लेने की काबिलियत लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पर आपको और आपके पार्टनर को मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप में से किसी को दूसरे शहर में जॉब का ऑफर मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, या अगर आपको हैंडीकैप बच्चे को पालना पड़ा तो आप क्या करेंगे। आप अपने बूढ़े माता पिता को कैसे संभालेंगे जिन्हें 24 घंटे देखभाल की जरूरत है। किसी ऐसे इंसान के साथ डेटिंग करें जो आपके साथ इस तरह के हार्ड डिसीजन भी खुशी खुशी ले सके। ऑथर बताती हैं कि उनकी दोस्त ने एक लड़के को डेट किया। डेटिंग के पहले महीने में उसकी जॉब छूट गई। उसे अपने सपनों की जॉब खोने का भी दुख था और नए काम की तलाश भी करनी थी। अगर उसे जल्दी से कुछ अच्छा नहीं मिल पाता तो उसे शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होने का डिसीजन लेना पड़ता। हालांकि ये चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने साथ मिलकर इसे हैंडल गया और कुछ दिनों बाद उसे जॉब भी मिल गई। इस इंसिडेंट ने उन दोनों के रिलेशन को पहले से ज्यादा मजबूत किया। अब आपको अपनी मेक योर डेट मेमोरेबल डेट को इस तरह से यादगार बनाना है। प्री डेट रिचुअल के साथ अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करें। अपनी डेट को यूनिक बनाने के लिए पहले से इस तरह की एक्टिविटीज करें। कम से कम 30 मिनट पहले थोड़ा शांत रहने की कोशिश करें और अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक या कोई ऐसा जो आपको कॉन्फिडेंस और प्यार का एहसास करवाता है उससे बात करें। जो चीज आपका मूड अच्छा करती है वह करें। जैसे मुझे डेट से पहले कमेंट सुनना पसंद था, इसलिए मैं मिलने से पहले कॉमेडी वीडियो देख लेता था जिससे मुझे हंसी आती थी और मेरा मूड अच्छा रहता था। अपनी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए जंपिंग करें। यह हमारे अंदर एंडोर्फिन नाम का एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है जिससे मूड अच्छा हो जाता है। इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटीज भी करें। यूट्यूब जीरो कुकिंग क्लास लें। बाइक राइडिंग से अपनी सिटी में घूम कर आएं। पार्क में तालाब, पेड़ पौधे या बर्ड्स की फोटो लें। फोन का यूज कम से कम करें। अपने फोन को नजर से दूर रखें। प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट शरी तुरक ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो मेज पर फोन रखने के दो नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। एक, इससे बातचीत की क्वालिटी कम हो जाती है। लोग नेचुरली कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि किसी भी टाइम फोन उन्हें डिस्टर्ब कर देगा। दूसरा, यह दो लोगों के बीच बनने वाली बातों ही बातों में अपने आप बनने वाली सिंपैथी को कमजोर करता है। डेट की शुरुआत में अपने पार्टनर से पूछे, मैं चाहता हूं
हम दोनों क्वालिटी डिस्कशन के लिए फोन को कुछ टाइम के लिए अलग रख दें। अगर हम दोनों ऐसा करें तो आपको कैसा महसूस होगा? इस तरह अपनी तरह से केयर दिखाने से डेट के अच्छा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। डेट के बाद इस चेकलिस्ट को चेक करें। इसमें जो सच में मायने रखता है उस पर ध्यान देने के लिए मोटिवेटेड होंगे, ताकि अगली बार इन गलतियों से बचते हुए आप बेहतर डेटिंग कर सकें। डेटिंग के दौरान आपकी पर्सनैलिटी का कौन सा पहलू सामने आया? डेटिंग के दौरान आपकी बॉडी कैसा फील कर रही थी? सख्त, रिलैक्स या इसके बीच में कुछ? क्या आप डेटिंग के टाइम ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे या अब कर रहे हैं? क्या आपने उनमें अपने इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट को दिखाया? क्या आप दोनों ने एक दूसरे को हंसाया? क्या आपने उन्हें ऐसा फील करवाया कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और केयर कर रहे हैं? उनके होने से आपको कैसा महसूस हुआ? खुशी, बोरिंग या इसके बीच में कुछ, यह जानते हुए कि आपको बाद में इन सवालों का जवाब देना है? आप इस बात पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे कि डेट के दौरान आपको कैसा महसूस हुआ। आप उन लोगों के साथ दूसरी डेट पर जाने के लिए जल्दी से रेडी हो जाएंगे जो दिखने में तो उतने इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन उन्होंने आपको आपकी अच्छाइयों को बताकर उम्मीद दी और अच्छा फील करवाया। आप उन लोगों को आसानी से रिजेक्ट कर पाएंगे जो दिखने में तो काफी इफेक्टिव हैं, लेकिन उनके होने से आपको अच्छा फील नहीं हुआ। इस तरह आपके लिए अच्छे पार्टनर की तलाश करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक जो कुछ भी हमने सीखा, इसको वापस से दोहरा लेते हैं ताकि यह सब आपको आसानी से याद रहे। इन 3 टेंडेंसी की वजह से ज्यादातर लोग सिंगल रह जाते हैं: रोमैंटिसाइजर, मैक्सिमाइजर और हेसिटेशन। अगर आप रोमैंटिसाइजर हैं तो परफेक्ट पार्टनर की उम्मीद करने की बजाय जो है उसकी अच्छाइयों को देखें। मैक्सिमाइजर टेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए बस एक अच्छे पार्टनर के साथ कमिटेड हो जाएं, फिर आपका दिमाग अपने आप उसके साथ रहने के फायदे बता देगा। एजिटेटर टेंडेंसी से डील करने के लिए एक डेडलाइन डिसाइड करें, तैयारी करें, दूसरों को बताएं, छोटे से शुरुआत करें और अपने लिए काइंड बनें। अपने लाइफ पार्टनर में उन चीजों को देखें जो एक मजबूत रिलेशन के लिए सच में मायने रखते हैं: इमोशनल स्टेबिलिटी और काइंड लॉयल्टी, ग्रोथ माइंडसेट, जो आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी को बाहर लाए, जिसमें अच्छी तरह से लड़ने की स्किल हो और जिसमें आपके साथ हार्ड डिसीजन लेने की काबिलियत हो। अपनी डेट को अच्छा बनाने के लिए मिलने से पहले ऐसी एक्टिविटीज करें जिनसे आपका मूड अच्छा हो जाए। मिलकर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज को साथ में करें और फोन को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू नॉट डाई अलोन बुक की समरी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी जानने वाले को इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। और फाइनली, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।